हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। आज हम लोग यहाँ पे लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था टैक्स के बारे में, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको बता दिया गया था, सारा डिटेल्स आपको बता दिया गया था। एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल्स की तरह मत लीजिएगा प्लीज़। वो एग्जाम्पल्स ईयर्स में आ चुके, ऑलरेडी ऑनर्स में आ चुका है आपका, ठीक है। तो अच्छे देख लीजिए। आई होप आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने ये लास्ट टाइम नहीं बोला था, बट फिर भी आप लोग क्लासेस कीजिए, टाइम बहुत कम है और क्लास को अच्छे से देखिए। लास्ट वीडियो में शायद अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आया होगा तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको सारा डिटेलिंग बता दूंगा। और हाँ, इनकम पढ़ाते पढ़ाते वीडियो कट गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल हीटअप हो गया था मेरा, इसीलिए। लेकिन इस बार मैं शॉर्ट रखूँगा, पहला क्लास था, ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा था। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस, इससे भी मैं बता दूं कि 5 मार्क्स का आता है और 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरी है रेसिडेंशियल स्टेटस, क्यों निकाल रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पहले मैं क्यों बता देता हूँ कि वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, क्यों रेसिडेंशियल स्टेटस जानते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इंडिया में रहता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा दुकान है, मैं वहाँ पे किराने का शॉप है, मैं सामान बेचता हूँ, पैसा आता है मेरे पास। तो अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं इनकम कमा रहा हूँ, तो इंडिया में मेरा दुकान है, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या मेरा इंडिया है। अक्रू कहाँ हो रहा है इनकम इंडिया में, और रिसीव कहाँ हो रहा है इनकम इंडिया में। तो गवर्नमेंट आ जाएगी, बोलेगी चलिए टैक्स पे कीजिए, आपने इंडिया से इनकम कमाया और इंडिया में रिसीव किया। तो मैं बोलूँगा ठीक है, चलिए मैं इंडियन सिटीजन हूँ। बोला नहीं 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 नहीं, आप इंडियन सिटीजन है सिर्फ इसीलिए मैं आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए, ठीक है ना। आप इंडियन सिटीजन है सिर्फ इसीलिए मैं आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई और भी होते ना, बाहर देश से आकर के यहाँ पे कमा करके चले जाते, तो भी मैं आपसे टैक्स लेती। तो स्कोप इसका क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अगर सिर्फ यहाँ पे इंडियन सिटीजन वर्ड लिखता, इस चैप्टर का नाम अगर सिटीजनशिप रखता, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग आते, या जिस देश में ये चैप्टर होता उस देश के लोग आते। हर एक देश के लोगों को कवर नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये चैप्टर का नाम क्या पड़ा, रेसिडेंशियल स्टेटस। ये टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप। ये भैया सिटीजनशिप से पूरा ही अलग है, ठीक है ना। सिटीजनशिप से टोटली ही डिफरेंट है। अब यहाँ पे एलन मस्क आया, एलन मस्क आकर के अपना गाड़ी बनाया, बोला नहीं मन नहीं कर रहा है यहाँ से बेचने का, हम बेचेंगे बाहर में। या फिर बोला कि नहीं यहाँ पे हम बेचते हैं, पैसा जो है मेरे बाहर वाले अकाउंट में, यूएस वाले अकाउंट में पैसा डालो। कमाने का सोर्स यहाँ से, बेचा यहाँ पे इंसान को, लेकिन पैसा रिसीव कहाँ कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो निर्मला सीतारमण जी बोलेंगे एलन मस्क, ए एलियन, तुमको टैक्स जो है ना इंडिया में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ से कमाया है, भले उस पैसे को तुमने रिसीव कहाँ किया है, यूएस में। बात समझ में आ रहा है, स्कोप कितना बढ़ा दिया, समझ रहे ना। टॉपिक के एसेंस को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सब टीचर्स नहीं बताते हैं। तो ये चैप्टर का नाम सिटीजनशिप नहीं है, रेसिडेंशियल स्टेटस है। जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस है, स्कोप बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे कि वापस एग्जांपल में आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा एक दुबई में फ्लैट है और वहीं पे मैं उसको रेंट पे लगा दिया, और मैं वहाँ पे मेरा एक बैंक अकाउंट भी है, मैंने वहाँ पे रिसीव भी कर दिया। मैं वहीं पे कमा भी रहा हूँ और वहीं पे रिसीव भी किया, लेकिन मैं बैठा हुआ कहाँ पे हूँ, मैं प्रेजेंट कहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ। तो क्या वो दुबई वाला इनकम इंडिया में टैक्स होगा? सवाल है ये, जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। जवाब ये चैप्टर कंप्लीट जब करूंगा ना, तब आपको खुद ब खुद जवाब याद आ जाएगा। तो ये एक सस्पेंस, अपने आप से पूछिए, मैं इंडिया में हूँ, मेरा फ्लैट दुबई में है, मैं पैसा वहीं पे कमा रहा, रिसीव भी वहीं पे किया, सोर्स ऑफ इनकम जनरेटिंग वहीं पे, रिसीव भी वहीं कर रहा हूँ। तो क्या उस इनकम पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में बैठे हुए? क्या मुझे इंडियन गवर्नमेंट को उस कमाए हुए, दुबई वाले इनकम कमाए हुए पे टैक्स देना पड़ेगा? सवाल है।
आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के पास बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये डिफरेंट हम लोग का सिटीजनशिप से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं हर साल, कंप्यूट ईच ईयर। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप एक साल रेसिडेंशियल स्टेटस में आते तो दूसरे साल भी रेसिडेंशियल स्टेटस में आए। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस बताते हैं थोड़ी देर में कैसे निकाला जाता है, कंप्यूट किया जाता है हर साल। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कि रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं कैसे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 6 है, सब सेक्शन 1 डिफाइन किया रेसिडेंशियल स्टेटस को। बोला कि एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट इफ फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एन इंडिविजुअल इफ फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा थोड़ा सा कम, क्योंकि लिखने और बोलने में ना वीडियो का लंबा ड्यूरेशन हो जा रहा है, तो शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट, उसको रेसिडेंट तब बोला जाएगा इफ फॉलोइंग एनी कंडीशन, इफ फॉलोइंग एनी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ फॉलोइंग एनी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले 6(1) सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए हम लोग का क्या बोलता है? बोलता है ही और शी स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज। हिंदुस्तान में उन लोगों को कितना दिन रहना पड़ेगा? फॉर 182 डेज, 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। तो ये कब की बात कर रही है? इन करंट प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूं, जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं। ठीक है ना, वो करंट प्रीवियस ईयर है हम लोगों के लिए। वो कौन सा ईयर हम लोग का? करंट प्रीवियस ईयर। जिस साल इनकम हम लोग कमा रहे हैं उस साल हम लोगों को कितना दिन रहना पड़ेगा? इंडिया में रहना पड़ेगा। इंडिया में रहना पड़ेगा हम लोगों को कितना? 182 दिन, 182 डेज और मोर। ठीक है, अब अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाता, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, तो दूसरा कंडीशन भी हम लोग का सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी हम लोग का क्या बोलता है? बोलता है ही और शी। यहाँ पे दो बातें ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ही और शी स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज। कितना? फॉर 60 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर, और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर 60 डेज। यहाँ पे कितना आ गया? 60 डेज। एंड यहाँ पे एंड भी है। एंड का मतलब और होता है, प्लस होता है, प्लस। एंड का मतलब प्लस, और मतलब ऑप्शन होता है, या तो ये या तो ये। एंड मतलब प्लस, साथ में ये। एंड उसको कितना दिन रहना पड़ेगा? 365 डेज रहना पड़ेगा। कितना दिन रहना पड़ेगा सर? 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, लास्ट 4 का मतलब करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके। मतलब अगर मान लो हमारे लिए प्रीवियस ईयर जो है, करंट प्रीवियस ईयर 22-23 है, हम लोग के लिए करंट प्रीवियस ईयर क्या हम लोग का? मान लो करंट प्रीवियस ईयर हम लोगों का 22-23, तो लास्ट 4 क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? लास्ट 4 प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? लास्ट 4 क्या हो जाएगा? 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? लास्ट 4 प्रीवियस हो जाएगा। जिस साल में हम लोग कमा रहे हैं इनकम, जिस साल में हम लोग 60 डेज देख रहे हैं, उस साल के छोड़ करके पीछे वाला जो साल होगा हम लोग का 4 साल, उसमें हम लोग को कितना दिन रहना पड़ेगा? 365 डेज और मोर रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 365 डेज और कितना रहना पड़ेगा? मोर रहना पड़ेगा। तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों बातें फुलफिल करता है तब जाकर के सेक्शन 6(1)(c) फुलफिल किया, और अगर ये फुलफिल करता है तो सिर्फ 182 डेज देखना है और हम लोगों को देखना ही नहीं है। क्लियर है ना? तो अगर ये दोनों कंडीशन एनी वन, क्या सर? अगर नथिंग सेटिस्फाई, अगर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ हम लोग का, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये हम लोग का? नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। NONRESIDENT, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर ये एनी वन सेटिस्फाई हो गया, एनी वन कौन सा? एनी वन, कोई भी एक सेटिस्फाई अगर हो जाता है हम लोग का, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोल देंगे वो क्या हम लोग का? रेसिडेंट है। वो हम लोग का क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा। मैं वापस से बताना चाहता हूँ, रेसिडेंट का मतलब सिटीजनशिप नहीं होता। सिटीजनशिप जैसे कि एक आपके घर में छोटा भाई होगा जिसका 10 साल होगा, वो इंडिया में रहता है, वो इंडिया का सिटीजनशिप लेकर के है, ठीक है ना। लेकिन वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट वही होगा जो इनकम
पे टैक्स देने के लिए लायबल हो, जो इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल हो, उसी के लिए हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका छोटा भाई कमाता नहीं है तो वो टैक्स, सर मेरा छोटा भाई ना डीआईडी लिटिल चैंप्स में जाकर के डांस करता है, मेरा छोटा भाई सर इंडियन आइडल में काम करता है, इंडियन आइडल में सिंगिंग करता है सर, वो अभी फिनाले में जीता है, तो क्या वो टैक्स देने के लिए लायबल है? ऑब्वियसली वो रेसिडेंशियल स्टेटस में आएगा, फिर वो टैक्स देने के लिए लायबल है, फिर हम लोग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे और फिर इंडिया में उसका टैक्स लगा देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे चलिए। अगर इनकम नहीं कमा रहे तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपके लिए काम करेंगे, अगर आप इनकम कमा रहे हैं टैक्स लगेगा तो रेसिडेंशियल स्टेटस है। छोटा भाई वाला एग्जांपल याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है मिस्टर एक्स स्टे इन इंडिया, ठीक है, स्टेज इन इंडिया। मान लीजिए फर्स्ट टाइम आया इंडिया में, ठीक है, मिस्टर एक्स केम फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम वो इंडिया में आया हम लोगों का इन 23-24, ठीक है, ही स्टेज, मान लीजिए हम लोग का 23-24 में वो हम लोग का फर्स्ट टाइम आया। सर वर्ड पे फोकस कीजिए, यहीं पे सवाल पूछेगा, ये सवाल मैं आपको जो करा रहा हूं ना ये 22 में पूछा गया। मिस्टर एक्स केम फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 23-24, वो स्टे किया हम लोग, मान लीजिए ऑप्शन 1 में वो हम लोग का रहा है 49 डेज, ऑप्शन 2 में रहा मान लीजिए हम लोगों का 200 डेज, ऑप्शन 3 में मान लीजिए हम लोग का रहा है वो 68 डेज। तो बताइए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा उसका? तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सर, आंसर में हम लोग का क्या था? एनी वन कंडीशन 6-1 ही और शी, तो सबसे पहला के लिए हम लोगों का जहाँ पे हम लोगों का कितना 49 डेज है, तो सर ये नहीं हम लोगों का करंट प्रीवियस ईयर में, हम लोग का प्रीवियस ईयर ये बोल दिया है, प्रीवियस ईयर क्या हम लोगों का 23-24, तो हम लोगों का पहली बार वो इंडिया में आया ही है और 49 डेज है हम लोग का। तो देखिए पहला वाला कंडीशन 182, मतलब ये वाला नहीं लगेगा। 6-1 देखे, अरे ये तो 60 है, ये तो 49 है, मतलब लगेगा नहीं, स्ट्रेट अवे ये क्या हो जाएगा हम लोग का नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। दूसरा वाला केस 200 डेज रहा है, वो कितना दिन रहा है? 200 डेज रहा है। तो पहले देखेंगे पहला 6-1 में क्या बोलते हैं हम लोग, 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए करंट प्रीवियस ईयर में, तो ये 182 डेज से ज्यादा है, तो ये हम लोग का क्या है, ये 182 डेज से ज्यादा है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे सर? इसको बोल देंगे हम लोग रेसिडेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेसिडेंट बोल देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम लोग का क्या है? 68 डेज है। देखेंगे पहला वाला कंडीशन, ये तो 182 डेज बोल रहा है, ये तो 60 है, चलो नहीं ये बार फेल कर गया। 6-1 देखेंगे, ये 60 है, पास कर गया, लेकिन सिर्फ 60 नहीं देखना, प्लस और भी कुछ बातें देखना। क्या देखना है? लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज है या नहीं है, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए हम लोग का यहाँ पे 68 डेज है, मतलब 60 डेज से ज्यादा है, लेकिन क्या वो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 है? सही सोच रहे हैं, वो केम फर्स्ट टाइम लिखा हुआ सर, फर्स्ट टाइम आया, मतलब 23-24 से पहले 22-23, 21-22, हाँ आपका 20-21 और आपका 18-19 या 19-20, सॉरी 19-20, 4 साल जो होगा हम लोग का पीछे, वो तो सर वो था ही नहीं यहाँ पे, वो तो पहली बार इंडिया में ही आया है। तो फिर ये 60 डेज हम लोग का 68 डेज वाला क्या हो जाएगा? 68 डेज वाला भी हम लोग कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। इतना ही इजी है सर, और बेसिक सवाल पूछेगा आपसे, बेसिक सवाल पूछेगा सर, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके साथ, ये हम लोग का हो गया। अब जैसे ही कोई बंदा रेसिडेंट हो जाता है, जैसे ही कोई बंदा हम लोग का अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल किया, नॉन रेसिडेंट, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया, सॉरी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो क्या कहला देगा वो? नॉन रेसिडेंट कहला देगा। और जैसे ही कोई कंडीशन फुलफिल करेगा हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? रेसिडेंट बोल देते हैं। तो जैसे ही रेसिडेंट बोलते हैं ना सर, तो अब यहाँ से सवाल चालू होता है। वैसे अब यहाँ पे एक सवाल चालू होता है कि ये रेसिडेंट है हम लोगों का, तो ये रेसिडेंट हम लोगों का जो होता है, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ये 2 पार्ट में हम लोग का डिवाइड हो जाता है। कितना बोलता है कि ये इसको 2 कंडीशन और फुलफिल करना पड़ेगा। कितना कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा सर? बोथ टू कंडीशन, और ये 2 कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। 2 कंडीशन और फुलफिल करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं सर? एडिशनल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 बोलते हैं इसको। ये एडिशनल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है हम लोग का, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, एडिशनल कंडीशन 2 कंडीशन है और वो दोनों फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एक बोला था, कोई एक,
यहाँ पे कोई एक बोला था, यहाँ पे बोथ बोला है। तो सर ये पहला बात क्या हम लोगों का, यहाँ पे बोला जाता है कि he or she stay in India for 730 days, for 730 days in last 7 previous year, last 7 previous year, 7 previous year बोल दिया सर, ठीक है ना। लास्ट मतलब सर करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर को छोड़ करके, नहीं, सिर्फ करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके, ठीक है ना, सिर्फ करंट प्रीवियस ईयर। जैसे 4 साल हम लोग लिए थे यहाँ पे और 3 साल ले लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके। और दूसरा क्या है यहाँ पे, ही और शी मस्ट बी रेसिडेंट। यहाँ पे क्या वर्ड दिया है, यहाँ पे स्टे वर्ड नहीं दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, he or she must be resident in 2 year or more, 2 year or more in last 10 previous year, last 10 previous year, 3 और बढ़ा देंगे तो 10 साल हो जाएगा, है ना। करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो पीछे का 10 साल है हम लोग का, पीछे का 10 साल है हम लोगों का, उसमें हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, किसी भी 2 साल में रेसिडेंट होना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बोला था, स्टे बोला था, समझ में आ रहा है। बोथ द टू कंडीशन में पहले में बोला स्टे होना पड़ेगा 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे बोला रेसिडेंट होना पड़ेगा। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है सर, रेसिडेंट मतलब ये एग्जैक्टली आपने सही समझा। रेसिडेंट का मतलब 6(1) ए और सी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल करेगा तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा। तो वहां पे हम लोग इंडिविजुअल ईयर कर करके देखेंगे, ठीक है ना सर, इंडिविजुअल ईयर। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल लूंगा और इसके ऊपर सवाल बहुत कम आने का चांस है, क्योंकि ये जो है ना सर बहुत लेंदी बन जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर दूंगा ताकि ऐसा सवाल ना बनो कि 5 मार्क्स में पूछा जा सके, और जो कि आपके एग्जाम में आया है एक बार बहुत पहले 2008 में शायद, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। रेसिडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे रेसिडेंट और यहाँ पे स्टे है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो क्या कहलाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो क्या कहलाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन बोथ कंडीशन फुलफिल कर देता है तो क्या कहलाएगा, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR। और अगर ये हम लोग का सर एनीवन कंडीशन सेटिस्फाई किया है, एनीवन, या फिर मान लीजिए हम लोगों का नो वन, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया या फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा, both the two conditions should be satisfied to become ROR. If any of the conditions is satisfied or if none of the condition is satisfied, then he or she must be said as resident but not ordinarily resident. बात समझ में आ रही है, ये कब निकाला जाएगा, ये एडिशनल है, पहले ये उसके बाद ये निकलता है। क्लियर है बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2020-21 में, ठीक है। हर साल जैसे कि आप लोगों को पता बजट आता है और चेंजेस होते हैं, हम लोग का निर्मला सीतारमण जी आती है, चेंज कर देती हैं कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आया है जो कि इस बार मैं देखूं एक बार भी नहीं पूछा गया, ये शायद 2020 में एक बार पूछा गया था, ठीक है ना। तो मैं वो कॉन्सेप्ट कराना चाहता हूँ, शायद टीचर्स आप लोगों के नहीं कराए होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट मैं कराना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग समझ गए ये टॉपिक है। अब इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा देना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन में आता हूँ मैं, एक इसी का एक एक्सेप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए, और वो उसको मैं हम लोग का क्या है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। वो अमेंडमेंट में मैं आता हूँ, पहले 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ अमेंडमेंट में, जिसके ऊपर सवाल पूछेगा, इससे भी सवाल पूछ सकते सर, इससे सवाल पूछ सकता है, स्किप मत करो, इससे सवाल पूछ सकता है, 10 सेकंड आगे बढ़ा के कुछ फायदा नहीं होगा। एक्सेप्शन है ये किसका सर, 661 का ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। 6.1 का एक्सेप्शन है, मतलब जहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो कंडीशन था ना वो नहीं लगेगा। 6.1C जो कंडीशन है ना सर हम लोगों का, वो नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है हम लोग को, यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला कंडीशन देखना है, 6.1A वाला 182 डेज वाला देखना है। यहाँ पे 65 60 वाला 3 और 365 वाला जो है नहीं लगेगा, ठीक है ना सर। यहाँ पे सिर्फ कौन सा लगेगा, 6.1
ए लगेगा, ठीक है, याद रहेगा। और इसके ऊपर सवाल पूछता सर, इसके ऊपर इस बार सवाल पूछने का चांसेस है, मैं बताता हूँ कैसे पूछेगा, मैं इसके लिए अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आप पहले कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले यहाँ पे तीन ही बातें, यहाँ पे कितनी बातें, तीन ही बातें। सबसे पहला बात है बोलता है कि इंडियन सिटीजन, ध्यान दीजिएगा सर, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसके ऊपर सवाल पूछेगा सर। इंडियन सिटीजन, कौन सिटीजन, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हैं सर, काम करने के लिए वो बाहर जा रहा है, फर्स्ट टाइम वो इंडिया से फर्स्ट टाइम जा रहा है या सेकंड टाइम जा रहा है, इंडियन सिटीजन जा रहा है। कौन जा रहा है, इंडियन सिटीजन। फॉरेन, अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में आया काम करने के लिए, तो क्या वो उसके ऊपर ये कंडीशन लगेगा, नहीं। उसके लिए हम लोग दोनों देखेंगे सर, 61A भी देखेंगे उसके लिए, और उसके लिए 61C भी देखेंगे। लेकिन अगर इंडियन सिटीजन बाहर जा रहा है काम करने के लिए, फोकस कीजिएगा सर, अगर फॉरेन सिटीजन इंडिया आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का फॉरेन सिटीजन इंडिया आ रहा है तो दोनों कंडीशन देखेंगे। लेकिन अगर इंडियन सिटीजन फॉरेन जा रहा है काम ढूंढने के लिए या काम करने के लिए, तो फिर हम लोगों का कौन सा लगेगा कंडीशन सर, रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए 61A लगेगा। दूसरा भी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों का, वो भी क्या कहता है सर, इंडियन सिटीजन, वो भी इंडियन सिटीजन के बारे में बोलते हैं इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ दिया हम लोग का सर, लेकिन एज कैसे छोड़ा सर, वो एज अ मेंबर ऑफ क्रू शिप, एज मेंबर ऑफ शिप, मेंबर ऑफ शिप, जैसे एरोप्लेन होता है ना सर, उसमें हम लोग का क्रू मेंबर होता है, जो फ्रैंकफर्ट हम लोग को करवाती है सर, तो वो जो क्रू मेंबर होता है सर, अब अगर समुद्री जहाज हम लोग का, समुद्री जहाज मान लीजिए हम लोग का इंडिया से बाहर जा रहा है या बाहर से इंडिया आ रहा है, ठीक है सर, इंडिया से बाहर जा रहा है या बाहर से इंडिया आ रहा है, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको शिप बोलते हैं। उस शिप के जो मेंबर्स होते हैं और वो लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं या बाहर से इंडिया आ रहे हैं, तो वो इंडियन सिटीजन के लिए। अगर फॉरेन सिटीजन की बात नहीं करें, इसकी बात करें इंडियन सिटीजन, ठीक है ना सर। अगर वो जहाज में काम करते हो बाहर जा रहे हैं या फिर बाहर से रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है सर, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन देखेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस जाने के लिए 61A देखेंगे, 61C नहीं लगेगा, ठीक है ना सर, याद रखिएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे मैं अमेंडमेंट की बात करने वाला हूं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सर, और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है सर। तो 61C में यहां पे बोलता हूं कि इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, यहाँ पे दो बातें हैं, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये लोग क्या सर, बाहर ही रहते हैं, ठीक है ना, कहाँ रहते हैं ये लोग, बाहर रहते हैं, बाहर में ही काम करते हैं, बाहर में बस गए हैं सर, लेकिन लोग इंडिया आ रहे हैं, केम इंडिया ऑन विजिट, केम इंडिया ऑन विजिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। रहते हैं लोग बाहर ही में, काम वहीं पे करते हैं, बिजनेस वहीं पे करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वहीं पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आ रहे हैं किस चीज के लिए, विजिट के लिए, देखा करने के लिए, किसी से मुलाकात करने, घूमने के लिए, छुट्टी पे आ रहे हैं, ठीक है, केम इंडिया ऑन विजिट। एंड सर एक इंपॉर्टेंट बात, एंड हिज टोटल इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग क्या सर, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, कौन सा इनकम, फॉरेन इनकम is less than rupees 15 lakh, less than rupees 15 lakh, ये पूरा कंप्लीट है सर। इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आ रहे हैं विजिट के लिए, क्या करने के लिए, विजिट के लिए, घूमने के लिए आ रहे हैं। एंड हिज टोटल इनकम, जब वो वहां पे कमाता था या जब कमा रहा है, तो उसका जो टोटल इनकम है सर, फॉरेन इनकम को छोड़ करके 15 लाख से कम है। कितना सर कम है, 15 लाख से कम है। ध्यान दीजिएगा सर, मैंने क्या बोला, 15 लाख से कम है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 61A लगाएंगे, 61C नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है। 182 डेज इसका भी देखेंगे, इसका भी 182 डेज देखेंगे और इसका भी 182 डेज देखेंगे। 60 + 3 65 तीनों के लिए नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में आ रहा है काम करने के लिए, तो सर ये वाला कंडीशन नहीं लगेगा, 61A और 61C दोनों लगेगा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछता है, एग्जाम में बहुत बार आया, मैं करवाऊंगा अभी, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब बता दीजिए ना थोड़ा। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये हो जाता है, समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं लिख नहीं रहा हूँ, या मैं जैसे मैं यूएस में जाकर के रहने लगा, यूएस में मैं बहुत बड़ी कंपनी है हम लोग का, BCG हो गया, E&Y हो गया, PwC हो गया, डेलोइट हो गया, ये सब में मैं वहाँ जाकर के रहने लगा। ये जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है ना, वैसे यूएस में उसका यूनिवर लिमिटेड है, ठीक है, वो बाहर की कंपनी है, यहाँ की कंपनी नहीं है। तो मैं वहां जाकर के रहने लग गया, वहीं पे काम कर रहा हूँ और वहीं पे मैं रहता हूँ, ठीक है सर। अब मैं वहीं पे शादी भी कर लिया, वहीं पे मेरे बच्चे भी हो गए, तो मैं इंडियन हूँ सर, ठीक है, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से रह करके वहाँ के, लेकिन अब जो मेरे
बच्चे हैं वो तो सर वहीं पे हुए हैं, बात समझ आ रही है, उनको रेसिडेंशियल स्टेटस वहीं का मिल गया सर, डोमिसाइल उनकी वहीं की हो गई है, बात समझ आ रही है। तो वो तो सर इंडियन सिटीजन नहीं हुए ना, वो क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे कहलाएंगे, क्योंकि उनके गार्जियन मतलब मैं या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मेरे बच्चों के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो अनडिवाइडेड इंडिया में मतलब 1947 से पहले, ठीक है ना, 1947 से पहले इंडिया में पैदा हुए थे, तो वो लोग जो है क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। मैं बाहर जाकर के बस गया हूं, मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं कहलाऊंगा, लेकिन मेरे जो वहां पे शादी करने के बाद जो वहां पे बच्चे हुए हैं सर, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। मैं नहीं कहलाऊंगा, मैं इंडियन सिटीजन हूं, मेरे बच्चे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे बिकॉज दे आर सेटलिंग डाउन देयर फ्रॉम बाय बर्थ। बात समझ में आ रही है सर, तो ये लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी जो फैमिली है, उनकी जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, वो उन लोगों का अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो उनको बोलते थे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है सर, यहाँ पे ये तीनों के लिए क्या लगेगा, 182 डेज ही एप्लीकेबल है, 60 और 365 एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। अब अमेंडमेंट है, अब ध्यान दीजिएगा सर, अब अमेंडमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या पढ़ा रहा हूँ, अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सवाल एक ही वर्ष 2020 में पूछा गया है। इसके ऊपर है सर, अगर इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आया सर विजिट के लिए, केम इंडिया ऑन विजिट, सर वो लोग अगर विजिट के लिए आया है, ठीक है विजिट के लिए आया है, लेकिन अगर सर उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम जो है हम लोगों का, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम हम लोग का सर अगर 15 लाख से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे। सवाल तो ये उठता है ना सर कि अगर हम लोग का 15 लाख से ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल उठता है सर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी, कंसर्न है हम लोगों के लिए। क्लियर है। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम इंडिया ऑन विजिट, जिसका टैक्सेबल इनकम हम लोगों का क्या सर, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम कितना, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उस केस में भी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे 15 लाख कम बोला है, तो उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा सर, उस केस में दोनों एप्लीकेबल होगा, 61C भी एप्लीकेबल होगा और 61A भी एप्लीकेबल होगा। इसके रिगार्डिंग में मैं आपके लिए चार्ट बना देना चाहता हूँ। चार्ट अगर आप बना लेंगे ना सर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं होगा सर। यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ स्टे की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ, स्टे इन इंडिया की बात कर रहा हूँ कि वो इंडिया में कितना दिन रहा है, तो मान लीजिए वो हम लोग को 120 डेज से कम रहा है, यहाँ पे क्या रहा है 120 डेज से कम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 20 डेज से ज्यादा है, हम लोग को 120 डेज से ज्यादा है, बट वो हम लोग को 182 डेज से कम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए 182 डेज से ज्यादा रहा है। क्लियर है सर। आपने बोला 61C 61A लगेगा, तो 61C में तो 182 था, 61C में तो 60 प्लस 365 था ना, हाँ, लेकिन इस वाले के लिए 60 की जगह 120 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 60 की जगह 120 और 365 वाला वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे 120 डेज से अगर कम रहा तो स्ट्रेट अवे वो क्या हो जाएगा सर, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर वो 120 डेज से ज्यादा है, क्या है वो 120 डेज से ज्यादा है और दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है सर, एक तो 15 लाख से ज्यादा उसके पास, प्लस वो हम लोगों का 365 डेज भी रहा है, क्या रहा है 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, ये वाला कंडीशन भी वो हम लोगों का क्या कर रहा है, फुलफिल कर दिया है, प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, ये भी अगर वो हम लोगों का फुलफिल कर दिया, स्पेलिंग ही नहीं समझ में आ रहा, फुलफिल कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, ये हम लोगों का, उस केस में ये हम लोगों का आर एंड एनओआर हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछ लेगा, ये डिफाइन करने बोल देगा सर, या तो फिर एक क्वेश्चन बना देगा और बताए पूछेगा कि बताइए ये क्या है। अगर 120 डेज से ज्यादा रहता है लेकिन 182 से कम है सर, 182 से कम है स्ट्रेट अवे, अगर ऐसा केस है जहां पे 15 लाख से ज्यादा है और पर्सन ऑफ और इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है और इंडिया विजिट के लिए आया सर, अगर 182 डेज से कम है ना, 120 से ज्यादा 182 डेज से कम है, स्ट्रेट अवे सर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, बट रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल दीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, 365 वाला, मतलब जो 60 के साथ हम लोग का था ना सर 365, वो 365 फुलफिल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, 120 दिन से ज्यादा प्लस 365 से ज्यादा, क्लियर है ना, तो स्ट्रेट अवे हम लोग उसको आर एंड एन ओ आर बोल देंगे। क्लियर है सर। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो जाएगा 120 डेज से ज्यादा, तो फिर कहां आ जाएगा वो हम लोग का नॉन रेसिडेंट में आ जाएगा। और यहाँ पे 182 डेज से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग का क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, 6 वाला कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। 6 क्या बोलते हैं सर,
730 दिन 730 डेज इन 7 इयर्स, लास्ट 7 ईयर। और क्या बोलता है सर 2 इयर्स रेसिडेंट, 2 इयर्स रेसिडेंट बोलता है। कब बोलता है सर? इन लास्ट 10 इयर्स। तो ये जो हम लोग का है ना सर, ये दोनों कंडीशन उसको फुलफिल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर 182 डेज से ज्यादा है तो आंख बंद करके ये दो कंडीशन देखेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, बोथ सेटिस्फाई, क्या सर? बोथ सेटिस्फाई। अगर बोथ सेटिस्फाई हो गए तो फिर क्या बोल देंगे? ROR बोल देंगे। या फिर अगर एनीवन या फिर नन, एक भी नहीं सर, तो उसको क्या कह रहेंगे? आर बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये चार्ट देख लीजिए सर, ये चार्ट देख लीजिए। 120 डेज से कम रहेगा, 60 था, यहाँ पे 120 हो जाएगा। 120 से कम रहा, स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट। 120 से ज्यादा है और 365 फुलफिल कर रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, साथ वाला, तो स्ट्रेट अवे आर एंड एनओआर कह देंगे। अगर 365 वाला फेल कर जा रहा है, ये वाला पास किया, तो भी नॉन रेसिडेंट कह देंगे। और अगर 182 डेज से ज्यादा है तो वो रेसिडेंट हो गया ना सर। वो रेसिडेंट हुआ तो फिर 6 वाला एडिशन कंडीशन देखेंगे और दोनों सेटिस्फाई किया तो आर एंड ओआर। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर पा रहा है तो आर एंड एनओआर कह देगा। और सर इसके ऊपर मुझे लगता है सवाल पूछा जाएगा, इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। बात समझ में? कोई सवाल नहीं है सर बुक में, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। एक ऑनर्स पेपर में सवाल आया, ये है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, जो अमेंडमेंट आपके लिए मेरे हिसाब से लास्ट ईयर ये 2021 में ही अमेंडमेंट आ गया था, तो इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया। हम लोगों का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डीम्ड रेसिडेंट। क्या कॉन्सेप्ट है सर? डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट क्या बोला जाता है? मान लिया जाएगा। डीम्ड का मतलब क्या होता है सर? मान लिया जाएगा कि आप रेसिडेंट है, कहाँ के? इन इंडिया। डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। मान लिया जाएगा कि आप कौन है? रेसिडेंट है इन इंडिया। मान लिया जाएगा कि आप डीम्ड रेसिडेंट है इंडिया के। ये कब होगा सर? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इफ ही इज अ इंडियन सिटीजन। अगर वो हम लोगों का इंडियन सिटीजन है, अगर वो हम लोगों का इंडियन सिटीजन है, सिर्फ उसके लिए, ठीक है सर। अभी एक सवाल पूछूंगा, ध्यान देना है, ठीक है ना। इफ ही इज एन इंडियन सिटीजन। दूसरा क्या कंडीशन है उसका सर? इफ ही अर्न्स टोटल इनकम, ये वाला सर, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम ग्रेटर देन 15 लाख रुपए। कितना सर? 15 लाख से ज्यादा हम लोग का। और तीसरा क्या बोलता है सर यहाँ पे? तीसरा बोलता है कि ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कौन वाला सर? 6(1) वाला। क्लियर है ना? 6(1) की जो दो बातें 182 और 60 प्लस 365 इन लास्ट 4 वीक से उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा सर ये, ठीक है ना। और तीसरा, he is not taxable, वो सर टैक्सेबल ही नहीं है। he is not liable to pay tax, ये टैक्स पे करने के लिए लायबल ही नहीं है कोई भी कंट्री में सर, इन एनी कंट्री। इंडिया में भी वो लायबल नहीं, क्योंकि ये तो 6(1) फेल कर गया ना। 6(1) फेल कर गया तो इंडिया में टैक्स कहां से देगा? मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। 6(1) फेल कर गया तो इंडिया में टैक्स नहीं देगा वो, ठीक है। ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री सर, एनी कंट्री, बिकॉज ऑफ डोमिसाइल, DOMICILE, और रेसिडेंस। डोमिसाइल और रेसिडेंस का मतलब एक ही होता है सर। रेसिडेंस मतलब जहां पे हम लोग का घर है, रेसिडेंस जहां पे रहते हैं हम लोग का, जो एड्रेस है हम लोग का। और अगर लीगल भाषा में बोले, लॉ के लैंग्वेज में बोले, तो जहां पे रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डोमिसाइल। ये लॉ का लैंग्वेज है डोमिसाइल, ठीक है सर। ये चार का कंडीशन फुलफिल होता है तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे? डीम्ड रेसिडेंट। निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि मान लीजिए एक आदमी जैसे कि मैं, ठीक है, मैं इनकम कमाया हूं लेकिन मैं इंडिया में भी रेसिडेंट नहीं बन पाया, मैं बाहर से भी इनकम कर रहा हूं और बाहर के लॉ के हिसाब से भी मैं रेसिडेंट नहीं बन पाया, कोई कंट्री में भी मैं रेसिडेंट नहीं बन पाया। मैं इस तरीके से प्लानिंग किया, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट बोली कि अच्छा तो तुम बच रहे थे, तुमको हम बताते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला वर्ड क्या लाया? अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप अगर टोटल इनकम कमा रहे हैं फॉरेन इनकम को छोड़ करके 15 लाख से ज्यादा, और आप कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप इंडिया में भी रेसिडेंट नहीं हो रहे, आप कहीं और पे भी टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, पूरे बाहर देश में भी आप रेसिडेंट नहीं बन रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन की वजह से, ठीक है। तो फिर आपको क्या बोला जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट। मान लिया जाएगा कि आप रेसिडेंट है। ये कौन सा सेक्शन बोलता है सर? 6(1)(a), ठीक है ना सर, इंपॉर्टेंट है सेक्शन, मार्क कर लीजिएगा। 6(1)(a मान लिया जाएगा कि आप इंडिया के रेसिडेंट और आपसे
टैक्स हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, बच नहीं पाइएगा तो हमसे। तो एक इंपॉर्टेंट बात इस पूरे कॉन्सेप्ट का वो तो डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे। और एक इंपॉर्टेंट बात सर, ये हमेशा ये ऑलवेज हमेशा क्या होने वाला है, ये ऑलवेज हमेशा हम लोग का क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये हमेशा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा। ये ना ही नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, ये ना ही रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा, ये स्ट्रेट अवे क्या कहलाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सर एक मैं मार्क कराना चाहता हूं, एक सवाल आएगा या तो ऐसे सवाल आएगा कि बताइए कौन स्ट्रेट अवे रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होंगे, कौन स्ट्रेट अवे रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होंगे। तो वो जो डीम्ड रेसिडेंट है वो स्ट्रेट अवे रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा। और जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है सर, और वो 120 डेज से तो ज्यादा रहता है, प्लस 365 वाला भी वो कंडीशन फुलफिल कर दिया, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा। सिर्फ ये दो लोग हैं जहां पे हम लोग स्ट्रेट अवे इसको क्या बोल देंगे, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके बाद हम लोग 66 नहीं देखेंगे, जब वो 182 फुलफिल करेगा तब 66 देखेंगे। बात समझ में आई सर? सर 120 फुलफिल कर दिया, 365 फेल कर दिया, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। इसके ऊपर कोई टॉपिक नहीं है। डेफिनेशन पूछेगा तो इसका डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा तो इसका डेफिनेशन पूछेगा, और या तो फिर बताइए पूछ लेगा कि बताइए कि किसको हम लोग डीम्ड नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं। मान लिया जाएगा कि वो लोग कौन हम लोगों का, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये दो याद रखिएगा सर। ये आंसर भी मैंने आपको लिखवा दिया, रटाया नहीं है सर, समझाया है मैंने, याद रखिएगा। इसके ऊपर सम्स करवाना बाकी, ऑनर्स का सम्स है सर, इसके ऊपर सम्स करवाया जाएगा। ठीक है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस का एक पार्ट मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया सर, मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया 60 to 70%। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस से शायद सवाल पूछे 70%, 50-50 है सर। इस रेसिडेंशियल स्टेटस में ना दो पार्ट है सर, एक रेसिडेंशियल स्टेटस और एक स्कोप ऑफ इनकम है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब अब हम लोग इनकम के बारे में पढ़ने वाले कि वो कौन कौन सा इनकम जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस लोगों के हाथ में टैक्सेबल होगा। जो अभी पढ़ा था ना सर हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पढ़ा, एक हो गया। एक हम लोगों ने पढ़ा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दो हो गया। और एक पढ़ा हम लोगों ने नॉन रेसिडेंट के बारे में। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन या कोई भी हिंदुस्तान में आदमी जो इनकम कमा रहा है, अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कौन कौन से इनकम के ऊपर टैक्स देगा, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कौन कौन से इनकम के ऊपर टैक्स देगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंट बन गया इंडिया के हिसाब से तो वो कौन से इनकम के ऊपर टैक्स देगा। वैसे से कौन से मतलब इंडिया का भी इनकम और बाहर का भी इनकम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम का स्कोप क्या है कि कौन सा टोटल इनकम में कौन इनकम आ जाता है सर, दो इनकम आता है। कितने इनकम आते हैं सर, दो इनकम आते हैं। कौन से दो इनकम आते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं इंडियन इनकम और एक को हम लोग बोलते हैं फॉरेन इनकम। अब सवाल उठता है क्या सर इंडियन इनकम का कोई डेफिनेशन है, तो हाँ डेफिनेशन है सर, मतलब इंडिया से कमाया गया या फिर इंडिया में रिसीव किया गया उसको क्या बोल देंगे, इंडियन इनकम। या इंडिया से कमाया गया या फिर इंडिया में रिसीव किया गया, मतलब कमाए बाहर है, रिसीव इंडिया में किए तो भी इंडियन इनकम माना जाएगा। कौन सा सर, क्या बोलते हैं इंडियन इनकम, इनकम रिसीव्ड, क्या वर्ड है सर, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। मान लिया जाएगा कि आपने इंडिया में रिसीव किया है, डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया। और हम लोग का यहाँ पे दूसरा क्या है सर, और दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा हम लोग का इनकम अक्रू, क्या हो रहा है सर, अक्रू हो रहा है या अराइज हो रहा है इन इंडिया, कमाया यहाँ से जा रहा, सोर्स, इसको क्या बोलते हैं सर हम लोग, इसको लोग बोलते हैं सोर्स, बोलते हैं सोर्स, जरिया। इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। बात समझ में आ रही है सर, डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। अक्रू और अराइज का मतलब क्या होता है, सोर्स, किसके जरिए से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है सर, अगर वो इंडिया में, वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग बड़े हो जाइएगा, बड़े तो हो गए आप लोग, लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सीए, सीएमए, सीएस, सीपीए, सीएफए, जितने भी बड़े कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं सर, तो उन लोगों के टॉपिक में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कि कौन कौन सी चीजें जिसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं, या कौन कौन सी चीजें जिसको डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानते हैं।
डीम्ड का मतलब मान लिया जाना। वैसे बीकॉम के सिलेबस में ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलिएगा तो मैं इसके ऊपर शॉर्ट्स बना करके आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए या फिर जिनको दिक्कत होता है प्रोफेशनल कोर्स में, मैं उनके लिए चार्ट बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग का सिलेबस में क्या है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, सवाल पे फोकस कीजिएगा। और है, एंड नहीं है, जरूरी नहीं कि दोनों हो, कोई भी एक अगर होता है तो वो भी हम लोग का इंडियन इनकम माना जाएगा। जैसे कि टेस्ला वाला यहाँ से कमाया यहाँ से, पैसा बोल रहा है कि मेरे यूएस वाले अकाउंट में भेजो, कमाया यहाँ से ना, अक्रू और अराइज इन इंडिया, इंडियन इनकम मान लिया जाएगा, यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा उसको, ठीक है। और फॉरेन इनकम क्या होता है सर? फॉरेन इनकम बहुत इजी है सर। फॉरेन इनकम में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंड वर्ड का प्रयोग करेंगे हम, रिसीव्ड एंड अक्रू और अराइज इन इंडिया, अक्रू और अराइज सॉरी अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया नहीं, आउटसाइड इंडिया। कहां जा रहा है सर? ये आउटसाइड इंडिया जा रहा है। कहां जा रहा है ये? आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड भी बाहर हुआ है और अक्रू भी बाहर हुआ है, आउटसाइड इंडिया। तो याद कीजिए, मैंने सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा था, मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरे फ्लैट दुबई में है और मैं वहां से रेंटल इनकम कमाया और वही के बैंक अकाउंट में मैंने डिपॉजिट करवा दिया, तो वो इनकम को क्या कहेंगे? वो मैं टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा ये बात मैं नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है ना। उसके लिए टैक्स लगेगा नहीं लगेगा उसके लिए तो आपको मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस जानना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि वो इनकम कौन सी इनकम है, वो इंडियन इनकम कहलाएगी या फॉरेन इनकम कहलाएगी? जो मैं बाहर ही कमा रहा हूं और मैं बाहर ही रिसीव्ड भी किया हूं, तो वो इनकम को क्या कहेंगे हम लोग? वो इनकम को हम लोग कहेंगे फॉरेन इनकम कहेंगे। कौन सी इनकम कहेंगे? फॉरेन इनकम कहेंगे। उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं ये बात की बात है, उसको कौन सा इनकम कहेंगे? फॉरेन इनकम कहेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, आर और नॉन रेसिडेंट। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हम लोग का टैक्सेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में आ जाता है? टैक्सेबिलिटी के बारे में आता है। वैसे मैं आपको बता दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस में एक टॉपिक मैंने आपका छोड़ दिया जो कि मुझे लगता है कि इस बार इंपॉर्टेंट है। मैं अभी ठीक इसी के बाद मैं करवाने वाला हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है। एचयूएफ के बाद पर्सन था ना, मैं बताता हूं, टैक्सेबिलिटी हम लोग यहाँ पे आर और एनआर के हाथ में क्या, किस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे बोला जाता है सर हम लोगों का कि इंडियन इनकम है। कौन इनकम है सर हम लोग का? इंडियन इनकम, ये वाला, ये है ना सर इंडियन इनकम। और ये कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम। तो बोलते हैं इंडियन इनकम अगर है, अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी टैक्स लगेगा, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी टैक्स लगेगा, और अगर नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्स लगेगा, क्योंकि एलन मस्क तो नॉन रेसिडेंट होगा, वो रहता है वहीं पे सर, टैक्स उसको यहाँ पे देना पड़ जाएगा। मैं यहीं रहता हूँ, मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला गया, मैं आर हो गया, मेरा इनकम बाहर पे कमाया, मैं इनकम बाहर कमाया, रिसीव्ड भी बाहर किया, तो ये कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम। अभी बाकी है उस पे आना, ठीक है ना। इंडियन इनकम मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ के सोर्स के थ्रू कमा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे रिसीव्ड कर रहा हूँ, कोई भी एक होगा तो क्या मान लिया जाएगा? इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जहां पे बच्चे फंसते हैं और इस पे सवाल पूछा ही जाता है, और इस बार ये सवाल पूछेगा क्योंकि 2021 में 5 नंबर का सवाल ये पूछा गया था, स्ट्रेट अवे 5 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऐसी लिखती है 60% चांसेस इसका पूछने का और 40% चांसेस है कि हम लोग का रेजिडेंशियल स्टेटस। लेकिन ये लोग बेटा कंबाइन भी कर देता है, 3 मार्क्स में रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने दे देगा, 2 मार्क्स में ही दे देगा। ऐसा टाइप का भी सम्स में आप लोगों के लिए निकाल करके रखा हूँ। 5 नंबर में जो पूछेगा ऑनर्स का सवाल, कहीं मत जाइएगा, सब कुछ यहाँ करवा दूंगा, सब कुछ ही करवाऊंगा। फॉरेन इनकम में 2 पार्ट है। फॉरेन इनकम में कितना पार्ट है आपके आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। फॉरेन इनकम में कितना पार्ट मैं बता रहा हूँ? 2 पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, नहीं काम आएगा मुझे। फॉरेन इनकम में कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, ठीक है। अगर रिसीव भी बाहर हो रहा है और अक्रू भी बाहर हो रहा है, दोनों बाहर होना चाहिए। एंड सर रिसीव्ड एंड अक्रू आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो कौन सा इनकम कहलाया जाएगा? फॉरेन इनकम कहलाया जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस के थ्रू कमा रहे, किसके थ्रू कमा रहे सर हम लोग? बिजनेस के थ्रू कमा रहे। किसके थ्रू कमा रहे सर हम लोग? बिजनेस या फिर प्रोफेशन के थ्रू कमा रहे हैं। और वो कंट्रोल्ड कहां से होता है? वो कंट्रोल या सेटअप कहां पे? वो सेटअप या कंट्रोल कहां पे सर? इन इंडिया। वो सेटअप और कंट्रोल कहां पे सर? इन इंडिया में सेटअप है। बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल या सेटअप कहां पे हम लोगों का? इन इंडिया में। वो फॉरेन इनकम देखिए, रिसीव्ड भी बाहर हुआ, अक्रू भी बाहर हुआ। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों का कोई भी कंपनी
टाटा की कंपनी ले लेते हैं ना सर, टाटा की कोई भी कंपनी ले लेते हैं, तो टाटा यहाँ पे भी अपना ब्रांच खोल करके कि यहाँ पे उसका हेड ऑफिस है सर, और उसमें बाहर में भी हम लोगों का ब्रांच, जैसे कि SBI बैंक वाले सर, वो हम लोग का इंडियन कंपनी हो गया हम लोगों का, उसका मेन हेड ऑफिस यहाँ पे हम लोगों का, और हम लोगों का फॉरेन में भी हम लोगों का मान लीजिए वहाँ पे भी वो अपना ब्रांच खोल करके रखी है, फॉरेन में भी अपना ब्रांच खोल करके रखी है, अरे यार फॉरेन में भी अपना ब्रांच खोल करके रखी है, ठीक है सर, फॉरेन में भी अपना ब्रांच खोल करके रखी है, तो वहीं पे वो कमा रही है और वहीं पे वो रिसीव भी कर रही है, वो कौन सा इनकम हो जाएगा, फॉरेन इनकम हो जाएगा। लेकिन उसका बिजनेस का जो सेटअप है सर, बिजनेस जो कंट्रोल हो रहा है वो कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो उस पे कौन कौन टैक्स देने के लिए लायबल है, R&O तो टैक्स देगा ही देगा, R&O भी देगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। ठीक है, एक ये बात हो गया सर। अगर मान लीजिए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल और सेटअप आउटसाइड इंडिया रहा, मतलब बाहर ही कमा रहे हैं, बाहर ही रिसीव कर रहे हैं, और बाहर ही मान लीजिए एक कंपनी है, इसका नाम बीस्पोक है, क्या नाम है, बीस्पोक, वो दुबई की कंपनी है, स्टिचिंग कंपनी है, दुबई में ही वहां पे मॉल में है, वहीं पे कमाती है, वहीं पे रिसीव भी करती है, और वहीं से वो कंट्रोल भी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटली फॉरेन इनकम हो जाएगा सर। वो कौन हो जाएगा, टोटली फॉरेन इनकम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया, सॉरी सेटअप आउटसाइड इंडिया सर, आउटसाइड इंडिया, तो वो कौन सा इनकम कहलाएगा, हम लोगों का फॉरेन इनकम कहलाएगा। और फॉरेन इनकम पे ये टैक्स नहीं देंगे, ये भी टैक्स नहीं देंगे, लेकिन टैक्स देगा कौन, रेसिडेंट। अगर वो इंडिया के हिसाब से रेसिडेंट हो गया, बीस्पोक के ओनर अगर रेसिडेंट के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से रेसिडेंट हो गए, तो दुबई वाली इनकम पे भी जो वहां पे रिसीव करे, वहां से बिजनेस चला रहे हैं, उस इनकम के ऊपर उनको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको यहाँ पे इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा अभी, ये पूरी चीजें याद रखने के लिए। एक तो हो गया फॉरेन इनकम, अब हम लोग का बिजनेस वाला हो गया ये, ठीक है ना सर। अब मैं अदर फॉरेन इनकम की बात कर देता हूँ, जहाँ पे शॉर्टकट है हम लोगों का, इससे सवाल पूछेगा, ये इससे सवाल पूछता है, इससे सवाल पूछता है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बोला अर्न एंड रेमिटेंस, अर्निंग एंड रेमिटेंस, क्या बोला सर, अर्निंग एंड रेमिटेंस, REMITTANCE, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर होता है सर, ट्रांसफर। अर्निंग एंड रेमिटेंस इन इंडिया इन सेम ईयर, मतलब जिस साल हम लोगों ने कमाया बाहर है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, कमाया बाहर है लेकिन इंडिया में भेजा। जैसे कि मैं अब दुबई में जाकर के काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरी जॉब लग गई और मैं वहाँ पे कमाया हूँ सर, ठीक है ना, और मैं वहाँ पे कमा करके अपने मम्मी पापा को तो पैसा सेंड करूँगा ना सर, पैसा भेजूंगा उनके खर्चे के लिए ताकि वो आराम से रह सके। तो मैं क्या किया, रेमिट कर दिया, अर्निंग बाहर किया, अर्निंग आउटसाइड बट रेमिटेड टू इंडिया, अर्निंग आउटसाइड बट रेमिटेड टू इंडिया, लिखा नहीं मैं आउटसाइड लिख लेना, अर्निंग आउटसाइड बट रेमिटेड टू इंडिया इन सेम ईयर में क्या हूँ सर। और अगर मेरा उस साल में मैं इंडिया में भी रेसिडेंट अगर हो गया, इंडिया के रेसिडेंशियल स्टेटस 182 60 और 365 के हिसाब से अगर मैं रेसिडेंट हो गया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं R&NOR हूँ या फिर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ तो मुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, एक इसी में आता है, इसी में आता है सर, इससे सवाल भी पूछते हैं, बोलते हैं पास्ट ईयर अनटैक्स्ड प्रॉफिट पूछ लेता है सर, या तो फिर वो आपको बोल देगा यही वाला बोल देगा आपको, अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रेमिटेड लेटर ईयर, अर्न इन पास्ट ईयर, अर्न इन पास्ट प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड इन करेंट ईयर इन इंडिया। तो सर पुराना कमाया हुआ, पुराना पैसा कमाया हुआ, 1-2 साल पहले मैंने कमाया था, 1-2 साल के बाद मैं रेमिट कर दे रहा हूँ, इंडिया में भेज दे रहा हूँ, तो ये दोनों केस में सर, ये दोनों केस में हम लोगों का टैक्स किसी को नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में सर, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर सवाल पूछता है सर, ये 5 नंबर का सवाल पूछेगा। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको क्या करना है। याद रखिए, नॉन रेसिडेंट शॉर्टकट, नॉन रेसिडेंट हमेशा कौन से इनकम पे टैक्स देगा, इंडियन इनकम पे। नॉन रेसिडेंट अगर वो इंडिया के हिसाब से हो गया और इंडिया में उसने कोई इनकम कमाया है, इंडिया के हिसाब से नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में अगर उसने इनकम कमाया तो वो टैक्स देगा। फॉरेन इनकम अगर उसने कमाया, वो नॉन रेसिडेंट है, वो टैक्स नहीं देगा इंडिया में, देख लीजिए सर, वो टैक्स कहीं नहीं देगा। शॉर्टकट तरीका। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट बताया सर, सिर्फ इंडियन मनी पे टैक्स देगा अगर वो इंडिया में कमाया तो। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
वो इंडिया के इनकम के ऊपर भी टैक्स देगा और वर्ल्ड मतलब सर शॉर्टकट में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट वर्ल्ड के इनकम के ऊपर टैक्स देगा। वो कहीं से भी कमा रहा है, इंडिया से कमा रहा है, कहीं और से कमा रहा है, अगर वो इंडिया के हिसाब से रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वो टैक्स देगा। देख लीजिए सर, सब में टैक्स दे रहा है वो, ये वाले में, ये वाले में, ये वाले में, सब में टैक्स दे रहा है। बात समझ आ रही? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड के इनकम पे टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट सिर्फ इंडियन इनकम के पोर्शन के ऊपर टैक्स देगा, सिर्फ इंडियन इनकम के पोर्शन के ऊपर टैक्स देगा। रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी सिर्फ किसके ऊपर टैक्स देगा? इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देगा, और वो फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स देगा जिसका बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप और इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। जिसका बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप और इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वो टैक्स देगा, और कोई भी फॉरेन इनकम के ऊपर वो टैक्स नहीं देगा। और ये वाला तो सर एक्सेप्शनल बात है, ये वाला जो पॉइंट है ना सर, ये वाला पॉइंट एक्सेप्शनल है, ये इसमें कोई टैक्स नहीं पे करेगा। बात समझ में आ रही है सर? कोई टैक्स नहीं पे करेगा। इसमें मैं 3 सम्स करवाऊंगा सर, 3 सर बेजोड़ एकदम पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये जो मैंने बोला है ना सर, एक में मैं आपको ना कंफ्यूजन क्रिएट करवाऊंगा, एक में मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवा करके सवाल करवाऊंगा, जहां पे आपका जो भी डाउट है सवाल जिस तरह भी तरीके से आए मैं आपको करने के लिए वो एलिजिबल हो जाओगे आप। तो समझ में आ रहा है? नॉन रेसिडेंट पूरे इंडियन इनकम के ऊपर टैक्सेबल देगा, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड के इनकम के ऊपर टैक्स देगा। रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देगा, और वो फॉरेन सिर्फ उसी फॉरेन इनकम के ऊपर वो टैक्स देगा जिसका बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया है, इन इंडिया सेटअप है सर, इन इंडिया कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर, और कोई भी रहा बाहर नहीं देगा वो। ठीक है सर, ये टॉपिक कवर्ड हो गया हम लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे लगता है इस बार सवाल आएगा इससे। अब मैं वापस से रेसिडेंशियल स्टेटस का एक छोटा सा टॉपिक कराना चाहता हूं, जो मैं मुझे करा देना चाहिए था सिलेबस कवर करने के लिए, लेकिन उसमें मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल बताना था आपको, इसलिए मैं उस टॉपिक करवा रहा हूँ। उस टॉपिक है सर हम लोगों का, जैसे कि हम लोग वहाँ पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़े थे? इंडिविजुअल का पढ़े थे। और ये जो पढ़े ना सर, ये भी इंडिविजुअल का ही पढ़े, आपके लिए एग्जाम में इंडिविजुअल का ही रिलेवेंट है, कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं है, और मैं कंपनी का भी बता देता हूँ। वैसे शॉर्टकट में अगर आप पूछेगा तो कंपनी का बता देता हूँ मैं। लीजिए कंपनी हम लोग पढ़ते ना, 7% कंपनी, एओपी, बीओआई, फर्म, एलएलपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब लोगों के हिसाब से क्या होगा सर? यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा, या तो वो लोग रेसिडेंट होंगे या तो फिर लोग नॉन रेसिडेंट होगा। आर एंड आर वाला चक्कर ही नहीं है सर यहाँ पे, या तो रेसिडेंट होगा नॉन रेसिडेंट। इंडियन इनकम है टैक्स देगा नहीं देगा, फॉरेन इनकम है टैक्स देगा नहीं देगा। बात समझ में? ये भी टैक्स देगा इंडियन इनकम पे सर। बात समझ में? इंडियन इनकम है टैक्स देगा दोनों, फॉरेन इनकम ये टैक्स नहीं देगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए और नहीं आपके सिलेबस में कवर होता है, तो इसलिए मैं इसको हटा दिया। एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं सर। रेसिडेंशियल स्टेटस किसका निकाल रहे हैं? एचयूएफ का। तो एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर की बात कर रहा हूँ सर, वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हो, अफेयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर हम लोग का पार्शियली या फुल्ली इन इंडिया है सर, पार्शियली या फुल्ली इन इंडिया है, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? रेसिडेंट बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे? रेसिडेंट बोल देंगे। या फिर सर वो हम लोग का पार्शियली या फिर फुल्ली आउटसाइड इंडिया, फुल्ली आउटसाइड इंडिया, फुल्ली आउटसाइड इंडिया, फुल्ली आउटसाइड इंडिया हम लोग का, तो फिर उसको क्या कह देंगे हम लोग? नॉन रेसिडेंट कह देंगे। क्या कह देंगे सर? नॉन रेसिडेंट कह देंगे। ठीक है ना? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, इसका पार्शियली और फुल्ली इन इंडिया, इसको क्या कहेंगे? रेसिडेंट। पार्शियली इंडिया में या तो फुल्ली इंडिया में रेसिडेंट, अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो हम लोग का नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर सर? अब जैसे ही रेसिडेंट हुआ हम लोग का, तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं? कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हेड ऑफ द मेंबर होते हैं, जो सारा डिसीजन लेते हैं, मेन डिसीजन लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ठीक है? और जो भी लोग उसके घर में, जैसे कि मान लीजिए हम लोग सभी के घर में मम्मी पापा मेन होते हैं, तो पापा मेन होते हैं, पापा क्या कहलाएंगे? कर्ता कहलाएंगे। बच्चे, वाइफ, ये सारे जो लोग क्या कहलाएंगे? मेंबर्स कहलाएंगे, कोइनर्स कहलाएंगे। इसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट करता हो गया हम लोग का सर, तो ये अगर एचयूएफ, वेदर एचयूएफ इज आरओआर या फिर आरएनओआर, ठीक है? ये सवाल है सर, क्या एचयूएफ आरओआर कब होगा और आरएनओआर कब होगा? तो वही वाला सर, उसको आरओआर होने की मतलब वो 2 कंडीशन है सर, 6 वाला उसको फुलफिल करना पड़ेगा, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फुलफिल बोथ कंडीशन। अगर वो फुलफिल बोथ कंडीशन करता है तो सर वो क्या हो जाएगा हम लोग का? आरओआर कहलाया जाएगा। कौन कहलाएगा? आरओआर।
HUF कहलाएगा। कौन कहलाएगा सर? HUF कहलाएगा ROR। और अगर एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा सर, या फिर नन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा सर, तो फिर वो क्या कहला जाएगा? R बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। कौन कहलाएगा? HUF। कर्ता की बात नहीं कर रहे हैं सर, HUF। एक एग्जांपल सर, एक एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि सवाल आया हुआ है, ठीक है सर, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ सवाल है सर, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर एक्स रिसाइड्स इन ढाका, रिसाइड्स इन ढाका, ढाका जानते हैं ना सर, बांग्लादेश। बांग्लादेश, दो इंपॉर्टेंट बात, बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश और नेपाल, ये दोनों जो है हम लोग का सर इंडिया के बाहर है, बच्चे याद नहीं रखते। मिस्टर एक्स रिसाइड्स इन ढाका हैविंग HUF business, having HUF business partially controlled in India, partially controlled in India, partially controlled in India सर। तो बताइए इसका हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा सर? तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बोला? मिस्टर एक्स हम लोग को कौन है यहाँ पे? मान लीजिए करता है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स करता है, रिसाइड है, ढाका में रहता है, उसके एक HUF बिजनेस है जो कि पार्शियली कहाँ है हम लोग का? इंडिया में। तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस आप सोच लिए, आपको आंसर मिल गया, हमको पता है। आप देख रहे हैं कि सर पार्शियली फुल्ली इन इंडिया, यहाँ पे पार्शियली कंट्रोल इन इंडिया हो रहा है, तो वो तो रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन आगे देखना हम लोगों को पड़ेगा। तो 6 हम लोगों को बोलता है कि फुलफिल बोथ द कंडीशन और एनी वन और नॉन कंडीशन। तो ध्यान से देखिए सर, ये हम लोगों को कौन है? ध्यान से देखिए, मिस्टर करता कहाँ रहता है सर? कहाँ रहता है सर? कहाँ रहता है? ढाका में रहता है। कहाँ रहता है? ढाका में रहता है। कहाँ रहता है सर? ढाका में रहता है। कहाँ रहता है? ढाका में। और ढाका कहाँ है? इंडिया के बाहर है। यहाँ पे क्या था?